सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स, ठीक है। चलो जी, अब जल्दी जल्दी ना ये पॉइंट्स देख लो आप लोग। बच्चों एक काम करो, ये पॉइंट्स खुद रीड कर लेना, इसमें कोई नया पॉइंट तो पढ़ लेना, लगा वास्ता है, ये ना हो मैं छोड़ूं तो आप लोग ना करो, ठीक है। मैं जल्दी बता देती हूँ इधर से कि हार्ट से रिलेटेड आएगा ना तो हाइपरट्रॉफी आएगी, और वो भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वो उठानी है, ठीक है। तो ये फैमिली हिस्ट्री भी होती है, आयोटिक स्टेनोसिस, हाइपरटेंशन वगैरह, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर आप आओ तो ये हाइपरट्रॉफी में क्या है, इंक्रीज डीएनए कंटेंट, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, ठीक है। अब ये देखो कि पिज़्ज़ा खाता है और वो सारा लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है, तो उसको क्या है कि वो मतलब चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा खाता है, तो उसमें हाइपरट्रॉफी है, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्टीटोसाइट्स। स्टीटोसाइट्स क्या है भाई, बताओ ज़रा? फैटी फैटी, वो भी जी, फैटी। फैट वाले, बिल्कुल। अच्छा जी, अब देखो वो कहता है कि लिवर इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ हाइपरप्लेज़िया। प्लेज़िया क्या होता है? साइज़ या वो डिवीजन, डिवीजन ना, इवन सेल, जब आप लिवर है, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो ट्रांसप्लांट के लिए जो सेल्फ रीजनरेट कर जाता है हाइपरप्लेज़िया की वजह से, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा वो कहता है कि फॉलिक्यूलर हाइपरप्लेज़िया, हाँ जी, फॉलिक्यूलर हाइपरप्लेज़िया, ये किसकी बात कर रहा है? लिम्फ नोड बायोप्सी की है उसने, पेशेंट है जी एड्स का, ठीक है। तो उसमें क्या है, फॉलिक्यूलर हाइपरप्लेज़िया, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और डिफरेंट एमसीक्यू है, इसलिए मैंने आप लोगों को इधर करा दिया। अब ये देखो कि वो कहते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास गेट एडवाइज्ड फॉर हिस्टेरेक्टोमी ड्यू टू प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, तो प्री वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है उसको, एज के 45, ठीक है, मे बी मेनोपॉज वगैरह के साथ में दी हो नहीं दी हो, तो फिर ये क्या है, एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। फिर हम क्या करते हैं, क्यूरेटाज करते हैं, उसके ऊपर देखते हैं कि हाइपरप्लेजिया जस्ट नॉर्मल है या कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, अगर पैथोलॉजी है फिर आप उसको हिस्टेरेक्टोमी और बाकी सारा जो भी है गाइड करोगे। अच्छा जी, फॉलोइंग सजेस्ट मैलिग्नेंसी एंड वारंट्स इन्वेस्टिगेशन, तो क्या है, कम्प्लेक्स, क्यों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको कहेगा कि भाई फौरन आप हिस्टेरेक्टोमी की तरफ जाओ। कम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विद एटिपिया, एटिपिया एक फीचर है आपकी, एटिपिकल जो सेल्स है, ठीक है, या आपके पुअरली डिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड नॉर्मल होते हैं, डिफरेंशिएटेड अच्छे होते हैं। वेल डिफरेंशिएटेड अच्छे होते हैं मैडम, मैडम अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड। हाँ जी, 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 ठीक है। अच्छा जी, डॉक्टर यूसुफ कह रहे हैं आरबीसी प्रोडक्शन भी हमारे पास एग्ज़ाम्पल है हाइपरप्लेज़िया की। अच्छा जी, एनीमिया में, ठीक है। अ वुमन हैज़ मेनोरेजिया थेराप्यूटिक डीएनसी, ठीक है, मेनोरेजिया की वजह से कि अगर हाइपरट्रॉफी है तो एक को हम डायग्नोस्टिक, एक हम जो करते हैं थेराप्यूटिक करते हैं। आफ्टर एग्जामिनिंग द स्पेसिमेन डॉक्टर रिकमेंडेड इमीडिएट, मतलब अब तो हमने डायग्नोस्टिक किया, अब इसमें आप थेराप्यूटिक नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना, हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। स्पेसिमेन शो क्या करेगा, कम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया, कम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया, एक एटिपिया के साथ इंपॉर्टेंट है इसका, एक ये कम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया के साथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अब है एट्रोफी। एट्रोफी में मैंने बता दिया कि leiomyoma and epithelium covering endometrium show abundant stroma with smaller number of endometrial gland, ये आता है भाई। अब देखो ग्लैंडुलर जो फीचर है ये यंग विमेन्स जो सी हैं उनके जो है वो हार्मोन्स वगैरह रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है, तो ये उसका इधर एक लिखा होता है ये कि सिंपल डेफिनेशन डायग्नोसिस ऑफ नियोप्लेजिया एंड एंडोमेट्रियल बायोप्सी, तो इसमें जो सिंपल डेफिनेशन इज ग्लैंड्स टू स्ट्रोमा रेशो, कि इसमें जो ग्लैंड्स हैं टू स्ट्रोमा रेशो वो क्या है, 2:1 इज हाइपरप्लेजिया। और एट्रोफी में क्या है कि जो आपका स्ट्रोमा है वो 2 है, जो ग्लैंड है वो 1 है। तो वो क्या कह रहे हैं इधर, वुमेन विद लियोमायोमा एपिथेलियम कवरिंग एंडोमेट्रियम शोज एबंडेंट स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ज्यादा है, विद अ स्मॉलर नंबर ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, तो ये क्या हो गया आपका एट्रोफी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भूलेगा एंड पे भूल जाओगे कि ग्लैंडुलर ज्यादा था या स्ट्रोमा ज्यादा था, तो इसको याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, पेशेंट हैज complicated delivery, history of blood loss, hypotension for 6 hours. Now blood analysis shows low ACTH, क्यों भला, एड्रीनल एट्रोफी हो गई है, ठीक है। कॉज ऑफ डेथ क्या होता है, एड्रीनल्स में कौन सा हार्मोन की अगर हो जाएगी तो फिर वो, जी आवाज नहीं आई, लो लेवल ऑफ अल्डोस्टेरोन की वजह से। एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, कॉज ऑफ डेथ है, ठीक है, ये चीज याद रखना है। अच्छा ये भी एमसीक्यू आता है, कॉमन कॉज ऑफ लाइवरी ग्लैंड एट्रोफी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी डक्ट, और इधर होता क्या है, एट्रोफी तो है, क्या होगा, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस होगा, क्या होगा, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस होगा मैम। जी जी, राइट 12th नर्व डैमेज कॉजेज राइट हाफ पैरालिसिस विद एट्रोफी ऑफ राइट साइड, तो सीवीए में क्या हो रहा होता है, एट्रोफी हो रहा होता है।
अब ये डिसयूज एक लिखा हुआ है, ठीक है, एक सेकंड जरा मैं पानी पी लूं। अच्छा, ये फ्रैक्चर डिसयूज जो हम सही है, डिक्रीज एक्टिन एंड मायोसिन या डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ये सब कुछ आएगा। या डिसयूज मसल एट्रोफी, ठीक है। अच्छा, मेटाप्लेजिया में क्या है, वन एपिथेलियम इनटू अनदर, या मैंने कहा फंक्शनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस, ठीक है। चेंज इन टाइप ऑफ टिश्यू, मेटाप्लेजिया ये एग्जांपल है मेटाप्लेजिया की, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है। 3 सेंटीमीटर बैरेट्स, ठीक है, फिर 3 सेंटीमीटर टू मेटाप्लेजिया, स्क्वेमस एपिथेलियम इन एंडोसर्विक्स इज मेटाप्लेजिया, ठीक है, ये वाला। पॉलिप का पूछा था मैंने, ठीक है, ये एंडोसर्विक्स विद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज मेटाप्लेजिया। और इधर आ जाएगा आपका वही एंडोसर्विक्स वाली, फिर एंडोसर्विक, फिर एंडोसर्विक्स, ठीक है। और ये पर्सन हैड अ स्वॉलिंग, ये किसकी बात कर रहा है, ये कौन सा सिंड्रोम है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट भी है। एकॉन्ड्रोप्लेजिया किसने पढ़ा है, एकॉन्ड्रोप्लेजिया में क्या होता है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एकॉन्ड्रोप्लेजिया, इसको कुछ और कहते हैं वैसे। एकॉन्ड्रोप्लेजिया में तो लिम्ब की साइज का डिफरेंस हो जाएगा, इसको भी कुछ कहते हैं, वो शाइनी शाइनी सी एक होती है, स्वेलिंग होती है, और उसमें मेटाप्लेजिया डेवलप कर रहा होता है। इसका क्या नाम था, किसी को याद है? Myositis ossificans. हाँ, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, ठीक है। अपर आर्म क्या है, वो कहते हैं पर्सन हैज स्वेलिंग ऑन अपर आर्म ड्यू टू सम इंजरी, स्वेलिंग रिमेन 3 months बट रिजॉल्व इन 1 year, ठीक है। मेटाप्लेजिया की एग्जांपल है मायोसाइटिस इन ऑसिफिकेंस। ये किन डॉक्टर साहिबा ने जवाब दिया? Sabha. डॉक्टर सबा, शाबाश। आप कौन से ग्रुप से डॉक्टर सबा? Medicine. ओके, गुड। चलो, तो वो कहते हैं कि यंग बॉय है, फ्रैक्चर है, ठीक है, सारी चीजें। यार अब आप ना इधर से खुद ही करो, हम आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेसोकंस्ट्रिक्शन, इसमें मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ जो वो पूछता है, एनाफाइलेक्सिस का पूछता है, इसमें भी वो C5a को उठाता है बहुत ज्यादा। न्यूट्रोफिल्स की कीमोटैक्सिस लाइक मूवमेंट, ठीक है, इसमें वो आपको ये वाला पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। LTB4, इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन 8। मैम इसका पैटर्न है LTB4 मोर देन C5a मोर देन इंटरल्यूकिन 8। जी जी बिल्कुल डॉक्टर तला, ऐसे ही है। LTB4 is greater than C5a is greater than interleukin 8। मैं भी आ रही थी उस तरफ, लेकिन अच्छा है कि आपने सीक्वेंस शेयर किया। अच्छा, इसके बाद ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये पूछता है ऑप्सोनाइजेशन में कि आपका C3b और IgG, IgG का कौन सा पोर्शन, FC या फैब? FC पोर्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। साइटोलिसिस, ठीक है, C5b9, ठीक है, कॉज ये वैसे नहीं पूछता, क्या पूछता है? मैम ये ऑप्शन है इसका एक निमोनिक है जी जी जो डॉक्टर अरूज ने बताया था। जी जी, इसका है ओप्पो फोन, और जो ओप्पो का फोन आता है एंड्रॉइड, हाँ ओप्पो हाँ, फोन 3G डेटा, वाह वाह। ओप्पो फॉर ऑप्सनाइजेशन, एंड 3 is C3b and G is for IgG। तो अब यूं कर लो, बेबी का ओप्पो फोन कर लो, क्योंकि बी भूल जाएगा, ठीक है, ए और बी में कंफ्यूज कर जाओगे। तो C3b कर लो उनका ओप्पो, ठीक है, और IgG का फैब, फैब वाला फैब नहीं करना, FC कर। FC है मैम। जी मैम। हम्म, FSC कर लो ना, FSC में बेबी को आपने ओप्पो जो 3G ले लिया, ठीक है। अच्छा जी, मीडिएटर्स ऑफ पेन, ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। वेजोडाइलेटर्स में एज सच नहीं पूछता, बट आप लोगों को पता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह। हाँ, प्रोस्टाग्लैंडिन का जरूर पूछता है, ये इनहिबिटर ऑफ जो सा आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन, और ये म्यूकोजल प्रोटेक्टिव है, ठीक है। इधर फिर ल्यूकोसाइड्स एडहेजन के लिए ये पूछता है, सेलुलर एडहेजन बहुत पूछता है, ठीक है, ये वाला। बच्चों इसको याद किस तरह करना है वो खुद ही देखो, जिसको नहीं होगा उसके लिए फिर हम एक स्टोरी बना लेंगे, बट हमने ऐसे ही किया था अपने टाइम पे। अब इधर जो इम्पोर्टेंट है, इधर इम्पोर्टेंट है आपका
साइटोकाइंस एक्सप्रेस्ड ऑन ल्यूकोसाइट्स आफ्टर मार्जिनेशन, ठीक है। एक इधर था आपका ये डिलेड सेल मीडिएटेड, इसमें आपका इंटरल्यूकिन 12 है और उसमें भी एक पैटर्न था इंटरफेरॉन गामा वाला इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 12, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फाइगोसाइटोसिस इज C3b। हीमोटैक्सिस के लिए मैंने बताया ना C5a के साथ देता है, तो C3b पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट कैस्केड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्सोनाइजेशन, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं। हीमोटैक्सिस सेलुलर माइग्रेशन, एम राइट आता है किसी को? मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहेजन और ट्रांसमाइग्रेशन, ठीक है। ट्रांसमाइग्रेशन में आपकी पी कैम, ठीक है, पीकॉक लाइक मूवमेंट, ट्रांसमाइग्रेशन, ठीक है। और थ्रोम्बिन फॉर्मेशन में फर्स्ट के एडहेजन थ्रू किस वो कौन सा फैक्टर है? वॉन विलीब्रेंट फैक्टर। अच्छा जी, ये देखो, ये कोरियोनिनाइटिस हुआ है इंटरल्यूकिन 6, ठीक है। इंटरल्यूकिन 8 किसके रिलेटेड था? अभी हमने ऊपर पढ़ा है, जो डॉक्टर तलहा सीक्वेंस बता रहे थे। कीमोटैक्सिस के लिए। हाँ जी, किसके? न्यूट्रोफिल्स की हीमोटैक्सिस, ठीक है। इन इंजरी टिश्यू कीमोटैक्टिक फैक्टर, ठीक है, ये पूछ लिया उसने। ये पूछा है पेन में ब्रेडिकाइनेस, बेदर्दी वाला दर्द, ठीक है, इज मोर देन प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। विच वन मीडिएट WBC अटैचमेंट टू बैक्टीरिया ऑप्सोनिन? ऑप्सोनाइजेशन बेसिकली क्या प्रोसेस है? क्या डेफिनेशन ऑप्सोनाइजेशन की? फेगोसाइटोसिस कराते हैं मैडम। बैक्टीरियाज की ईटिंग। अच्छा, एक होता है ऑप्सोनाइजेशन की डेफिनेशन पूछते हैं, एक पूछते हैं ये कीमोटैक्सिस की, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये देख लेना। अच्छा, वो कहते हैं कि प्राइमरी मीडिएटर जो नाइफ कट होगी, नाइफ से कटिंग होगी, तो हिस्टामिन, ठीक है। फिर इसके बाद वो वेजो एक्टिव एमाइन डिस्ट्रॉयड एट लंग, सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन किधर रिलीज होता है? एक हमारे पास आता है ना वो कार्सिनोइड ट्यूमर, ठीक है, कार्सिनोइड ट्यूमर का एक MCQ है, उसमें सेरोटोनिन गट का जोन सा है कार्सिनोइड, ये पूछता है वो। आफ्टर 12 आवर्स न्यूट्रोफिल्स व्हाट विल प्रेजेंट? मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन किसको एंड थ्रोम्बोक्सिन आर डिराइव्ड फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड, ये भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs आते हैं मेडिसिन वालों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्रोम्बोक्सिन A2 इज क्रिएटेड बाय प्लेटलेट्स। हाँ जी, हिस्टामिन, हैपरिन और एक और चीज थी, कहाँ से रिलीज हो रहे थे वो? मैडम वायबल पिलाड़ी बॉडी एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल। हिस्टामिन कहाँ से रिलीज होती है? हिस्टामिन थी Mast ओपियोइड cell. से, मास्ट सेल, ठीक है, मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन होती है। अच्छा, मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन के लिए ड्रग कौन सा था? मैडम मास्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग्स होते हैं। एक सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के साथ आता है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स आते हैं, इंटरल्यूकिन्स आते हैं, ठीक है, ये सब आपके मास्ट सेल्स के साथ आते हैं। अच्छा, और बताओ, एक था कौन सा ओपियोइड, हिस्टामिन था कि हैपरिन था? हिस्टामिन था मेरा ख्याल है, रिलीज करता है। Morphine. क्या रिलीज करता है? हिस्टामिन था कि हैपरिन था? हिस्टामिन था मेरे ख्याल से। Histamine, I think. हाँ, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट आपके ब्लड में कौन सा है? Heparin. हैपरिन, ठीक है। चलो, मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोथेलियम प्रिवेंशन ऑफ कोएगुलेशन नॉर्मली इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन। प्रोस्टासाइक्लिन क्या करते हैं? प्लेटलेट की एग्रीगेशन को प्रिवेंट करते हैं या इनहिबिट करते हैं? इनहिबिट करती है। इनहिबिटर। एक साइकिल वाला भाई है, ठीक है, जो कि प्रोस्टासाइक्लिन है, उसने ये पत्थर पड़े हुए देखे, उसने इसको मार दिया, इनहिबिट कर दिया, ठीक है, तोड़ दिए सारे, इनहिबिट करता है। अच्छा, क्लॉट रिट्रैक्शन अकर ड्यू टू थ्रोम्बस्थेनिन इज ग्रेटर देन प्लेटलेट्स। बाज दफा प्लेटलेट्स के साथ ये MCQ देता है, बाज दफा ये थ्रोम्बस्थेनिन के साथ देता है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये वाले बच्चे मिक्स करते हैं, ठीक है। बेस्ट इंडेक्स ऑफ प्लेटलेट फंक्शन इज क्लॉट रिट्रैक्शन,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीमोटैक्सिस C5A? मोस्ट पोटेंट कीमोटैक्टिक एजेंट इज LTB4 is greater than C5A is greater than what? Interleukin 8. जी। मोस्ट पोटेंट लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे, तो LTB4 ये भी पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंट कीमोटैक्टिक फैक्टर फॉर एकेटोनिक एंड लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे? LTB4, ठीक है। ल्यूकोट्राइन B4। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ लाइपो ऑक्सीजनेज ऑन एराकिडोनिक एसिड? अभी हमने ये ऊपर पढ़ा कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 आर ड्राइव फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड, और आगे भी वही कह रहा है कि एराकिडोनिक एसिड इज अ पोटेंट कीमोटैक्टिक फैक्टर फॉर न्यूट्रोफिल्स एंड कॉज एग्रीगेशन ऑफ एडिशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज ल्यूकोट्राइन B4। अच्छा जी बच्चों, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक सबको सब क्लियर है? अब मैं सिर्फ सेल्स और ये आपको कराऊंगी अपना, ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं बस, इसके बाद फिर खत्म। रात में आप लोगों की एक क्लास होगी ही होगी जिसमें मैंने माइक्रो बस एक ही हो सकता है टॉपिक, इम्यूनोलॉजी या फिर मस्कुलोस्केलेटल कराऊंगी रात में। चलो आगे। अच्छा ये देख लो, ये सेल्स हैं, ठीक है। WBCs जो आपके DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसमें आपके पास ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स आते हैं। ग्रेन्युलोसाइट में आपका बेन आता है, बेसोफिल, एओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स बेन 10 होते हैं ना कार्टून्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में आपके लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं, ठीक है। बेसोफिल, एओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल वो बाज़ इसका MCQ आता है कि विदिन 24 आवर्स का वो जो होगा एक्यूट फेज होगा, इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया होगा, MI होगा, तो न्यूट्रोफिल्स 3 डेज का करेगा, तो ये आपका जो से हैं। अच्छा मोनोसाइट्स आगे जाके क्या मैक्रोफेजेस डेवलप करेंगे कि नहीं करेंगे? मोनोसाइट्स आपके ब्लड में है अबंडेंट, और मैक्रोफेजेस टिश्यूज में है। ओ ब्लड का O, ठीक है। टिश्यू में आपका मैक्रोफेजेस है। अच्छा सबसे पहले मल्टीलोब्ड, ठीक है। मल्टीलोब्ड है, ये लो, और साथ में बार बॉडी अटैच्ड है, ठीक है। तो मल्टीलोब्ड है, साथ में ये बार बॉडी से एसोसिएटेड है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, 24 आवर्स, 48 आवर्स, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ये हो गया। मोनोसाइट्स डिफरेंशिएटेड इनटू मैक्रोफेजेस, ये मैंने बोला, किसी ने जवाब नहीं दिया। आफ्टर 12 डेज न्यूट्रोफिल्स आर रिप्लेस्ड बाय मोनोसाइट मैक्रोफेजेस एंड इन्वॉल्व इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और यही आपके मैक्रोफेजेस, एपिथेलॉइड सेल्स, जायंट सेल्स, तो ये किसकी TB की आ जाएगी, ये देखो ये बताया हुआ है, ठीक है। इंक्लूड्स एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन, ठीक है। लिम्फोसाइट्स क्या होगा, ये आपके वायरल में इंक्रीज करते हैं, मेनिंजाइटिस की बात कर रही हूँ, और किस में करते हैं, फंगल इन्फेक्शन, ये 2 चीजें। रेफर टू B सेल्स, T सेल्स एंड नेचुरल किलर। नेचुरल किलर किसके लिए होते हैं? वायरल किलिंग सेल्स होते हैं ये, ठीक है, मैडम किलिंग सेल होते हैं नेट इम्यूनिटी में। इनेट इम्यूनिटी में। अच्छा T सेल और B सेल ये कहाँ से इनकी होती है? T थाइमस, B बोन मैरो, ठीक है। T सेल्स की कितनी परसेंटेज होती है ब्लड में? हाँ सच, इतने MCQ जेन में आ गए। ऐसे देता है वो 80 80 to 90%. 80 to 90%। हाँ, और B cells 10 to 20%. जी, और बाज़ दफ़ा उसने ये ऑप्शन दिया होता है अलग-अलग, तो आपने फिर T सेल्स हाँ, पहले कभी उठाने हैं। इकट्ठे भी होता है जी। हाँ जी, लेकिन T उठाने हैं आपने, ठीक है। अच्छा ओके। जी, और ओए हाय, थाइमस में T सेल्स कहाँ पे होते हैं? कॉर्टेक्स में, मेडुला में? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, प्री कॉर्टेक्स, नियो कॉर्टेक्स ऐसे दिया होता है, ठीक है, तो कॉर्टेक्स, ठीक है। चलो डिफेंस अगेंस्ट हेलमेंथ, अच्छा जी भाई एओसिनोफिल्स इसको बहुत पसंद है। IgE के साथ कौन एसोसिएटेड होगा? Xenophils? इजिनोफ एलर्जीज में यही आती है ना, तो डिफेंस अगेंस्ट हेलमिंथिक पैरासिटिक इन्फेक्शन एलर्जीज में, ठीक है। आपका इन्होंने तो यूं दिया हुआ नियोप्लेजिया, एस्थमा, एलर्जिक, क्रॉनिक एड्रिनल इनसफिशिएंसी, पैरासाइट, इसके अलावा पॉलिप, ठीक है। पॉलिप्स वगैरह में भी यही आएगा, ठीक है। ओह शिट, अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं। बेसोफिल्स, ठीक है। बेसोफिल्स में क्या मीडिएट्स एलर्जिक रिएक्शन। अच्छा मस्त बासु किसी ने वो सुना हुआ है, निमोनिक मास्ट सेल से रिलेटेड? मास्ट सेल बेसोफिल
or eosinophil? Mast, बेजो, एओसिनोफिल। अभी किसका सीक्वेंस था? बेसोफिल्स मीडिएट एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, कंटेन्स हैपरिन, ठीक है। तो मास्ट सेल्स में हैपरिन, पता है ना, वो जब होता है तो हैपरिन भी रिलीज कर रहा होता है, साथ में आपके ये दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं, एक सेकेंड इधर मैंने किधर लिखे हुए हैं, बाद में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो वेजोडाइलेटेड सब्सटेंसेस वगैरह रिलीज करते हैं, मीडिएट करता है एलर्जिक रिएक्शन। ओरिजिनेट फ्रॉम सेम प्रिकर्सर एज बेसोफिल। अच्छा, ये एमसीक्यू आता है कि जी मास्ट सेल्स का क्या है कि ओरिजिनेट फ्रॉम सेम प्रिकर्सर एज दैट ऑफ बेसोफिल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलीज ऑफ हिस्टामिन, हैपरिन एंड एओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, ये सारे रिलीज कर रहा होता है। अच्छा, ये देखो, अभी ये मैंने ना यूट्यूब से कोई वीडियो ली, उसका फिर स्क्रीनशॉट लिया। तो न्यूट्रोफिल्स आपके पास मल्टीलोब्ड है, हेल्प इन फेगोसाइटोसिस, एओसिनोफिल हेलमेंथ वर्म, पैरासिटिक इन्फेक्शन, बेसोफिल, ठीक है, आपके एलर्जिक और उसमें होगा, ठीक है। मास्ट सेल्स और हिस्टामिन से रिलेटेड मस्त बासु वाला, ठीक है। लिम्फोसाइट्स जोन से आपका स्पेसिफिक इम्यून, जिसमें बी, टी और नेचुरल किलर थे। मोनोसाइट्स फिर आपके मैक्रोफेजेस में, जो मैंने कहा कि वायरसेस एंड फंगाई में आज चला जाएगा, ठीक है। और टीबी वाले में ना वो एक एमसीक्यू देता है, वो कहते हैं कि जी पेशेंट है, देखो ट्यूबरक्लोसिस में ना और नॉर्मल बैक्टीरियल में आपके न्यूट्रोफिल ज़्यादा होते हैं नॉर्मल बैक्टीरियल में, ठीक है। और प्रोटीन और सीएसएफ की बात कर रही हूँ, ग्लूकोज 80 का हाफ 40, ये नॉर्मल पड़े होते हैं, ठीक है। और फिर लिम्फोसाइट्स, एक्यूट बैक्टीरियल में न्यूट्रोफिल ज़्यादा होते हैं। और जो टीबी है उसमें क्या होगा? लिम्फोसाइट ज्यादा हो जाए। लिम्फोसाइट्स, ठीक है। Lymphocytes अब increase. ठीक है, अब वो कहते हैं कि उसके न्यूट्रोफिल ज्यादा थे, मगर उसके अंदर लिम्फोसाइट्स भी कोई 20% है। तो ये क्या है? न्यूट्रोफिल ज्यादा है बट लिम्फोसाइट 20% के करीब है, बताओ। ये कोई जो जवाब एक्यूट देगा इन्फ्लेमेशन उसको, चल रही है मैम। अच्छा एक्यूट इन्फ्लेमेशन चल रही है, जो एक टिपिकल लाइन है ना उसकी, अगर ये कोई रिपीट ये एग्जैक्ट देगा ना तो उसको तो बस हम सब मिलके तालियां बजाएंगे उसके लिए। बताओ, न्यूट्रोफिल्स तो रेज्ड है, एक्यूट तो चल रहा था, ठीक है, बट लिम्फोसाइट्स भी ज्यादा हो गए हैं थोड़े से, बताओ क्यों? कोई वायरल इलनेस चल रही है मैम। नो, सुपर एडिट क्या डॉक्टर यूसुफ? नजर आ रहा है मैंने क्या लिखा है? पार्शली ट्रीटेड उसका एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, ठीक है, ये सिनेरियो उसके साथ देता है। चलो, अब एक क्वेश्चन है, एक बंदा है, उसका टीबी है, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट उसका नेगेटिव आ गया, क्यों? इम्यूनोसप्रेसिव। Suppression। हाँ जी, इम्यूनोसप्रेशन उस दिन डॉक्टर एसएन की क्लास में भी करा रहे थे, और वैसे भी मेरे भी आप लोगों को एमसीक्यूज में कराया, मगर रिटेन कर लिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलो, अब न्यूट्रोफिल्स बासु जरा एक्सप्लेन करो फिर बताओ ये नमोनिक कौन सा? मस्ट बासु। मस्त पासू। अच्छा, ये ना एक एमसीक्यू आता है जिसमें ना उसने आपको मास्ट सेल्स दिया होता है, बेसोफिल दिए होते हैं, एओसिनोफिल दिए होते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है मस्त बासु, ठीक है। तो बासु नहीं, वैसे बासी होना चाहिए, बट तो मास्ट सेल्स इज ग्रेटर देन बेसोफिल इज ग्रेटर देन एओसिनोफिल। तो कुछ रिलेटेड तो ये जो आपके ये जो एलर्जी कंडीशंस है ना, ठीक है, कि क्या रिलीज होगा, तो मास्ट सेल्स हैं, फिर बेसोफिल है, फिर एओसिनोफिल्स है। अच्छा जी, पस कंटेनिंग क्या न्यूट्रोफिल्स है, डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसमें। और ये कौन सी नेक्रोसिस होगी? भाई कौन सी नेक्रोसिस होगी? लिक्विफेक्टिव फाइब्रिनस, ठीक है, ठीक है। रॉस में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी जोन से हैं, ठीक है। बैक्टीरिया क्या रिलीज हो रहे होते हैं, कर रहे होते हैं? Free radicals. न्यूट्रोफिल्स, नहीं वो भी ठीक है, न्यूट्रोफिल से एसोसिएटेड होता है कि बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, न्यूट्रोफिल से रिलेटेड होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी होता है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो रॉस के रिलेटेड भी आता है, ठीक है। हेमाई में भी फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस रिपरफ्यूजन इंजरी बाय न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। और अपेंडिसाइटिस एक्यूट में भी, ठीक है।
इसके बाद आ जाते हैं MI में फ्री रेडिकल्स हो गए, ड्यूरिंग 48 आवर्स न्यूट्रोफिल्स हो गए, ठीक है, 48 आवर्स लाइक 2 डेज, और फिर थर्ड डे पे आपका मोनोसाइट्स आ जाएंगे। स्टेप ऑरियस है, ठीक है, in lymphatics, major defense response in 24 hours, immigration of neutrophils, lymphatic and tissue inoculated staph aureus 24 hours neutrophil infiltrate, ठीक है। फिर इसके बाद incisional drainage किया तो आपको क्या मिला, न्यूट्रोफिल्स मिले, ठीक है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, प्लूरल एफ्यूजन है, माइक्रोस्कोपी तो फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, प्लूरल एफ्यूजन है, वाज फाउंड ऑन माइक्रोस्कोपी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फाउंड, इंक्रीज न्यूट्रोफिल, टाइम नहीं मेंशन, टाइम मेंशन होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। प्रिंसिपल सर्कुलेटिंग फेगोसाइट्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मैक्रोफेजेस ही करती रहती थी, तो ये प्रिंसिपल जोन से है ना, न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, मैक्रोफेजेस नहीं कर देना। मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स फॉर IgE, अच्छा ये आता है IgE का, ये था मस्त बासु वाला, ठीक है। IgE के लिए कौन करेगा, पहले मास्ट, फिर आपके बेसोफिल, फिर एओसिनोफिल्स, ठीक है। कंटेनिंग हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है, और ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन से एसोसिएटेड होता है, ठीक है, एंड हैविंग बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन्स एंड serotonin. Cells that release transform into mast cells release histamine, basophils. IgE is present in surface of the histamine basophils, ठीक है। IgE present surface of which cell, तो देखो ये है मस्त वासु यहाँ लगेगा। हेपरिन, histamine released by which cells, mast, mast cell release anticoagulant, कौन सा, हेपरिन, ठीक है। which of the mast cell से, हेपरिन, एंटीकोएगुलेंट की बात करेगा तो, और अगर ओपियोइड की बात करेगा तो फिर क्या आपका हिस्टामिन, ठीक है। which of the following ओपियोइड, ये देखो हिस्टामिन, ठीक है, मॉर्फिन। फिर वो कहते हैं कि एस्थमा एंड सीजनल राइनाइटिस इन यंग, ठीक है, कौन सा ड्रग दोगे, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ये भी उसको MCQ बहुत पसंद है। इन एस्थमा पेशेंट allergies react directly to alveolar mast cells, ठीक है। which of the following circulate the least in bloodstream, तो इसका कितना परसेंटेज होता है, 0 to 1%। insensitize atopic asthma, ठीक है, antigen binds to what, mucosal mast cells, ये भी important है। अच्छा जी, न्यू वेसल प्रोलिफरेशन इज डन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस फ्रॉम मैक्रोफेजेस, न्यू वेस्कुलर प्रोलिफरेशन, PDGF, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, और वेस्कुलोजेनेसिस के आते तो VEGF के साथ आता है, VEGF, क्या, वही VEGF बोल रही थी मैं। हाँ हाँ, ये देखो बच्चों, ये परसेंटेज, ठीक है। डायमीटर्स किसी ने नहीं पूछने, ये मैंने वैसे लगाए थे, तो बस ज़रूरी नहीं है आपने सारी पिक्चर्स देखनी है, स्क्रीनशॉट्स खींचने हैं, जो ज़रूरी है जस्ट अभी उस पे फोकस करो। अच्छा जी, फोम सेल्स इन एथिरोमा आर मोनोसाइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, फोम सेल, मैक्रोफेजेस, रिमेंबर मैक्रोफेजेस नहीं थे इसलिए मैक्रोफेजेस के साथ वैसे आता है, ठीक है। एल्वुलर लेवल में माइक्रो बायोसेलुलर फंक्शन इज डन बाय एल्वुलर मैक्रोफेजेस। अच्छा, मैक्रोफेजेस का किडनी में कौन से सेल्स हैं, मेसेंजियल सेल, मेसेंजियल सेल्स, ठीक है। ग्रेनुलेशन टिश्यू में क्या है कि आपके कैपिलरी और बड फाइब्रोब्लास्ट है। डॉक्टर उसामा ने जवाब दिया था ना ये, जी मैम, मैंने अभी थोड़ी डॉक्टर देर उसामा, पहले ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, चलिए आपकी तालियां भी आ गई हैं, थैंक यू मैम। कोई मसला नहीं। अच्छा चलो, तो 6 days मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस डिराइव फ्रॉम मोनोसाइट्स, ठीक है। और जो मास्ट सेल्स कहाँ से आ रहे हैं, डिराइव फ्रॉम, वो कौन से प्रिकर्सर सेल्स थे, किसके थे, हमने ऊपर बेसोफिल नहीं पढ़ा, क्या हो गया बच्चों, ये, ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ बेसोफिल जोन से। चलो जी, अच्छा ये वो कहता है कि पेशेंट है ER है, लॉन्ग स्टैंडिंग पल्मोनरी कंजेशन है, ठीक है, माइट्रल स्टेनोसिस, ऑटोप्सी पे एल्वुलाई विल बी लाइंड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, हार्ट फेलियर मैक्रोफेजेस। और वो एक MCQ आता है जिसमें वो कहते हैं पिंक कलर का फ्लूइड है तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के साथ आता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। मैक्रोफेजेस इन इम्यून सिस्टम एक्ट एज फेगोसिटिक, ठीक है, तो फाइगोसाइटोसिस इज ग्रेटर है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अच्छा, मेजर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन से हैं बॉडी में, मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल, ये किन्होंने जवाब दिया, मैंने मैडम, डॉक्टर काजी। नहीं अपोजिट वाला था सर। अच्छा डॉक्टर तसल, डॉक्टर तसल आपके लिए बहुत सी
तालियां अच्छा आवाज सेम लग रही थी बट मुझे थोड़ा सा लगा, मैंने कहा आप ना हो चले। शाबाश डॉक्टर टसल। बाकी आप दोनों की आवाज बहुत मिलती है। मैक्रोफेजेस और दूसरा था अपना डेंड्रिटिक सेल्स। ठीक है। अच्छा, ये वही है ना, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना ABCD, तो ऑप्शंस 2 में फंस जाते हैं, तो आप दोनों उसी तरह ही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कौन से? लिम्फोसाइट्स हैं। वायरल डिजीज जोन सी है उसमें क्या है कि सेल लाइन कौन से? लिम्फोसाइट्स। ठीक है। एओसिनोफिल्स के रिलेटेड IgE। ठीक है। दूसरी चीज आ जाएगा पैरासिटिक। ठीक है। तीसरी चीज आ जाएगी ये लार्विसिडल, जितना भी आपके कीड़े मकोड़े हैं ना, हुक वॉर्म, ये वॉर्म वो वॉर्म। ठीक है। तो ये आपके एओसिनोफिल से रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाओ बेजोफिल्स। ठीक है। तो वो कहते हैं कि पेरिफेरल स्मेयर 1%, तो फिर आपका कौन से? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये देखो, वो अब मैंने 1% दिखाया ना, 1% से 3 चीजें हैं, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स और आपका बेजोफिल्स, और एक चीज होता है रेटिक काउंट। ठीक है। अगर वो उससे ज्यादा हो तो फिर आपका हेमोलिसिस वगैरह, वैसे 1% होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लूरीपोटेंट इज ग्रेटर देन बेजोफिल्स। ठीक है। If no option of pluripotent, then basophil. M band cells are produced by plasma cells. M band किसमें था? Multiple Multiple myeloma. myeloma. शाबाश डॉक्टर साहबा। ठीक है। सेल लाइन डज नॉट हैव न्यूक्लियस। RBCs वो कौन से में न्यूक्लियस डिसअपियर करता है भाई? कौन सा फेज था? Late. लेट। ठीक है। और HB कंसंट्रेशन मैक्सिमम किस में आएगी? Late. कंसंट्रेशन डॉक्टर यूसुफ रेटिकुलोसाइट शाबाश। फेस में। हाँ जी, रेटिक्स वाली और डॉक्टर तलहा। ठीक है। लेट में नहीं, इसमें कॉन्सेंट्रेशन इज इन रेटिक्स। ठीक है। क्लास की CR। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन साइज? मेगा कैरियोसाइट्स। इन ब्लड मोनोसाइट्स। ठीक है। इन बोन मैरो इज मेगा कैरियोसाइट्स, और जो टिश्यू आएगा वो मैक्रोफेजेस आएगा। ठीक है। मीडिएटर्स ऑफ क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस इज एओसिनोफिल। ठीक है। क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस। अच्छा जी, तो a specific mucosal change penetrating to chorionic rhinitis is increased in goblet cells. Goblet cells कहाँ होते हैं? Terminal टर्शियरी bronch. ब्रोंकस। टर्मिनल। टर्मिनल डॉक्टर नहीं, सॉरी। मैम कहते हैं टर्मिनल में क्लारा होते हैं। अरे ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डॉक्टर तलहा ने दिया। ठीक है। गॉबलेट जोन से टर्शरी तक है, टर्मिनल में आपके क्लारा है। ठीक है। डॉक्टर साहब करेक्ट कर लें उसको। द एपिथेलियोइड सेल्स ऑफ ट्यूबरकल आर डिराइव्ड फ्रॉम लिम्फोसाइट्स। ठीक है। ये जो आपका TB वाला है, लिम्फोसाइट्स। ठीक है। चलो जी भाई, ये द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स दैट सिक्रीज एंटीबॉडीज आर टिपिकली कंटेन इसेंट्रिक न्यूक्लियर। ठीक है। ये प्लाज्मा सेल्स का फीचर है, ये डिफरेंट है MCQ बाकियों से। ये कल मैं सुनूंगी इसलिए मैं ये टिक कर रही हूँ। अच्छा जी, सेल हुज प्रिंसिपल फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज आर प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल से कौन सी बनेंगी? T सेल्स, B सेल्स, कौन से सेल्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल? B cells. B सेल्स। ठीक है। एंटीबॉडीज और ये सब। चलो डिफेंस मैकेनिज्म, वो कहते हैं डेंस ग्रेन्यूल्स किसमें? बेसोफिल में। ग्रेन्यूल्स हाली किसमें है? मास्ट सेल्स में। ग्रेन्यूल्स एंड हिस्टामीन्स किसमें? एओसिनोफिल में। अच्छा ये देखो इंपॉर्टेंट शिट, किधर चली गई? ये देखो, सबसे पहले क्या होता है आपके पास? पोलन आया, B सेल्स हैं, IgE एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, उसने बाइंड किया अपनी साइड पे, फिर उसने क्या किया? सेल का डीग्रेनुलेशन किया। ठीक है। और फिर आपके पास हिस्टामिन वगैरह रिलीज हुए। मास्ट सेल्स की बात कर रहे हैं रिसेप्टर्स पे, तो मस्ट बासु में मास्ट सेल्स पहले हैं, फिर बेसोफिल्स हैं, फिर एओसिनोफिल्स हैं। ठीक है। फिर आपके पास हिस्टामिन रिलीज होगा, ये सारा प्रोसेस होगा। ठीक है। तो cells have granules and histamines degrading enzyme eosinophil histaminase that neutralize histamine। ये important है, इसको देख लो। ठीक है। इसको ना eosinophils बहुत important है। Which connective tissue cell have a single membrane bound and have lamellar vesicles? Granules is mast cells। ठीक है। चलो, glucocorticoid does not decrease which cell line? न्यूट्रोफिल्स। हमने ये किया ना DNA वाला,
decrease neutrophil in Addison's, while cortisol and corticosteroids में आपके पास neutrophils जो उनसे हैं वो increase ही रहते हैं. A patient taking steroid decrease of which cells? Lymphocytes. ठीक है, इसमें lymphocytes और eosinophils कम हो जाएंगे और ये कोलेजन जो उनसे है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम करेगा और उसकी एट्रोफी करेगा. फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन इन बॉडी मैक्रोफेजेस, ब्लड, न्यूट्रोफिल्स. ठीक है, स्किन क्या है कि डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोबियल पैथोजेंस. अच्छा, बाज़ दफ़ा वो देते हैं कि एक बंदे को कफ है और सब कुछ है तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म होगा, तो उसमें म्यूकोजल जो सिक्रीशंस हैं वो. ठीक है, और बाज़ दफ़ा उसने सिर्फ स्किन का दिया होता है, बाकी सारे दिए होते हैं मगर जो डिफरेंट है वो स्किन होती है. मैक्रोफेजेस और ये वो स्किन डिफरेंट होगी. ठीक है, ऐसे MCQ आते हैं. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन लंग्स इज एल्विलर मैक्रोफेजेस और ट्यूमर सेल्स है नेचुरल किलर. ठीक है, ड्यूरिंग ब्लीडिंग इज प्लेटलेट्स. अच्छा बच्चों, अब ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव, बाकी सब चीज़ें छोड़ो, इंपॉर्टेंट ये है, बाकी नीचे आप खुद पढ़ोगे और यहाँ से मैं सिर्फ आपको ये कराऊंगी और ये डिजीजेस आपने याद करके आनी है और सेल साइकिल हम कल रात में करेंगे. चलो अभी बस क्लास इसके बाद खत्म करेंगे. ये देखो, ये है एक बंदा हंटर. ये आते हैं सबको ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव या रहने दें? अगर आते तो फिर रहने देते हैं. जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं. करवा दे मैम. ठीक है, ओके. चलो, ये भी डॉक्टर हमजा की ही कहानी है, उन्होंने शेयर की थी. एक हंटर है, वो उसके पास ये देखो इसकी आंख दज्जाली आंख है बेसिकली. ठीक है, ये है उसकी एक्टोपिक लेंटिस. ठीक है, किसका फीचर है? मार्फन सिंड्रोम. मार्फन सिंड्रोम. ठीक है, दिल फेंक किस्म का ना वो हंटर है. ठीक है, वो एक ब्रांड का बैग लेकर आया हुआ है. ब्रांड का उसके पास बैग है जो कि अल्फा ब्रांड है. अल्फा ब्रांड है, सी ब्रांड है, हीमोफीलिया सी, आयरन ब्रांड है. ठीक है, हीमोक्रोमेटोसिस, कॉपर ब्रांड है, विल्सन्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फाइबर वाली ग्रास. ठीक है, ये सारी उसके पास ब्रांड है. ठीक है, वो हड्डियां खाते मतलब एक बोटी खाते हुए आ रहा है और हड्डी फेंकी जा रहा है. ठीक है, इतना ही कर रहा था कि ऊपर से बारिश शुरू हो गई. बारिश में ये वॉन विली ब्रांड वाली. ठीक है, वॉन हिप्पल, और साथ में ये जो बादल हैं ये ऐसे लग रहे हैं जैसे पॉलिप हैं. ठीक है, ऐसे पॉलिप फैप. ठीक है, बारिश हुई, बारिश के कतरे ऐसे जैसे स्फीरोसाइट्स हैं. ठीक है, ऐसे. ठीक है, और ये हड्डी, और ये जो एक बादल से दूसरे बादल के दरमियान है, तो मैं बादलों की रानी हूँ एन. ठीक है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस. एन नमरा एन न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस. ठीक है, चलो अब आगे क्या होता है कि फिर हंटर को ना एक ठुड्डा लगता है, वो नीचे गिर जाता है, मर जाता है. ठीक है, ये हंटर गिर गया तो हंटर को ऐड हो गई कुछ डिजीजेस जिसमें एल्पॉट सिंड्रोम है और विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स हैं. अब वो मर गया तो उसे हैंड खाने आ गई, हेन्स बॉडीज, जो कि किसका है? G6PD की वो है. ठीक है, चलो अब हम करते हैं कहानी पढ़ते हैं. तो बेसिकली जो आपका हंटर है, हंटर का जो सबसे पहले बादल पे चलो. बादल पे ये जो पॉलिप्स आए ये है फैप. ये हम करें ऑटोसोमल डोमिनेंट पहले करेंगे, फिर ऑटोसोमल रिसेसिव करेंगे, फिर एक्स लिंक डोमिनेंट करेंगे, फिर एक्स लिंक रिसेसिव करेंगे. ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में सबसे पहले आ गई फैप. ठीक है, फैप के बाद है ये वो जो बादल में वी है ना. ठीक है, आर्टिस्ट वो है जो छोटी छोटी चीजों में भी कहानियां ढूंढे, अपना इत्मीनान ढूंढे. ठीक है, तो ये वॉन विलीब्रेंड और वॉन हिप्पल डिजीज वी वाली. ठीक है, एन जो मेरी वाली थी वो थी न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस. इस दफा ना न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 और 2. ठीक है, आपको मेडिसिन में शायद ये क्वेश्चन आए थे जो SK न्यू सीरीज है ना उसमें. अच्छा, स्फीरोसाइट जोन से हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस हो गया. ठीक है, जो बोन्स टूटी हुई हैं उसमें ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसमें उसका अंकल होता है, बेटा होता है, उसको भी नील नील पड़े हुए हैं. ठीक है, तो वो वाली हिस्ट्री होती है. एक तो है ना चाइल्ड अब्यूज होता है, दूसरा ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है. ठीक है, एक कॉन्ड्रोप्लेजिया. ठीक है, जिसमें 1 लेग की वो कहेगा छोटी बड़ी इस तरह से हिस्ट्री देता है. ठीक है, ये सब हो गया. अब वो जो आंख है मार्फिन वाली एक्टोपिक लेंटिस. ठीक है, तो मार्फिन सिंड्रोम हो गया. मार्फिन सिंड्रोम के बाद आंख से रिलेटेड है रेटिनोब्लास्टोमा. रेटिनोब्लास्टोमा के एसोसिएटेड है ऑस्टियोसार्कोमा. ऑस्टियोसार्कोमा. ठीक है, अच्छा चलो, अब इसके साथ जो उनसे हंटर खुद है तो हंगटिंगटन सिंड्रोम. ये तो पूरा क्वेश्चन पूछता है वो, ये आपकी SK सीरीज का ही क्वेश्चन है. हंगटिंगटन पूछते हैं MCQs में.
अच्छा चलो पहले भी कंप्लीट कर लेते हैं। और हार्ट उसका बड़ा हुआ दिल फेंक किस्म का, तो वो क्या है, हाइपरट्रोफिड कार्डियोमायोपैथी। अब वो फैप देते हैं आपको वॉन विलेब्रेन डिजीज देते हैं, आपको हेरिडियटिस स्फीरोसाइटोसिस देता है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा देते हैं, मार्फिन सिंड्रोम पूछता है, और हंटिंगटन डिजीज पूछता है। ठीक है, ये सारी चीजें मेन पूछता है। अब आ जाओ रिसेसिव पे। ठीक है, रिसेसिव में क्या, बैग के ऊपर सारा कॉन्सेंट्रेट करो। हवातीन का फेवरेट मशगला ब्रांड्स के बैग लेना। ठीक है, अल्फा ब्रांड है तो अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, एम्फेजीमा और ये वाली डिजीज के साथ। ठीक है, आयरन से हीमक्रोमेटोसिस, सी से आपकी ये देखो, अच्छा चांद भी बना हुआ है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये भी पूछता है। सी से कॉपर विल्सन्स डिजीज, सी से सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये पूछता है। हीमोफीलिया, सॉरी ये जो ग्रास है, सी से हीमोफीलिया सी। हो गई ये डिजीजेस आपको, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ पूछेगा ये। चलो आगे, अब वो गिर गया ऐड होगी डिजीज में अल्पॉर्ट सिंड्रोम। अब मैंने कहा पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव। पैटर्न याद रखोगे खुद ही सब याद आ जाएगा। तो अल्पॉर्ट सिंड्रोम और विटामिन डी रेजिस्टेंट, ये दोनों आ रही हैं आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट। फिर जो आपके पास है ना डिशन मसल डिस्ट्रॉफी, डिशन मसल डिस्ट्रॉफी आपके पास इधर आती है, रिसेसिव में आती है। ठीक है, इधर नहीं डालनी है आपने डोमिनेंट में। अच्छा, फिर वो जो हैन खाने आई हुई है ना, तो ये G6PD डेफिशिएंसी, और जो हंटर खुद गिर गया ना, उसकी वजह से उसको हंटर सिंड्रोम हो गया। और हीमोफीलिया ए बी जोन सी है वो इधर है। कलर ब्लाइंडनेस भी वैसे उसने लिखी हुई है। ठीक है, गिर गया अंधा हो गया, कलर ब्लाइंड हो गया। अच्छा देखो, एक है ABX का निमोनिक है, AB जोन से आपकी है एक्स लिंक रिसेसिव। जो हीमोफीलिया सी है वो है, जो हीमोफीलिया सी है वो है आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव। Hemophilia A is factor 8 minor, B is factor 9, that is Christmas factor, C is factor 11 deficiency। ठीक है, चलो बच्चों ये सारी होगी। अब सिर्फ पैटर्न पढ़ लो जो उसने क्वेश्चन देना होता है। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस किसका है फीचर? जल्दी जवाब दो। ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव? डोमिनेंट। डोमिनेंट। दूसरी चीज है मल्टीफैक्टोरियल, कौन सी होगी? डोमिनेंट। अच्छा ये ना कंफर्म करो एक सेकंड, एक मैंने कहा इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस और मल्टीफैक्टोरियल, एक सेकंड अभी आते हैं हम इस पे। इनकम्प्लीट पहले जो है वो ऑटो आवाज आवाज चली गई डॉक्टर साहब की। चलो, ऑटोसोमल डोमिनेंट में बेसिकली 50-50 याद रखो। ठीक है, 50-50। One parent carries a gene associated with the disorder and other parent is normal. One half of children are expected to be affected to non-affected। ठीक है, most common due to defect in structural genes। ऑटोसोमल रिसेसिव में आपने याद रखना है 25-50-25। ये है डिजीज, ये है नॉन डिजीज, और ये है कैरियर। द पेरेंट्स अफेक्टेड इंडिविजुअल आर नॉट अफेक्टेड बट आर जीन कैरियर। तो ऑन एवरेज 1/4 आर affected, 1/4 are neither affected nor carrier। ठीक है, नॉर्मल। और जो हाफ में वो है कैरियर, जो मैंने बताया डी। अच्छा यूं कर लो, DNC कर लो, DNC करते हैं ना प्रोसीजर, डी एंड डिजीज नॉन डिजीज, सी कैरियर। ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव ओनली जो फीमेल पार्टनर पेरेंट्स इज कैरियर एंड मेल पार्टनर इज अनअफेक्टेड। एक्स लिंक रिसेसिव जो कि आपकी G6PD है, उसमें क्या होता है, मेल जो है वो कैरियर, फीमेल आर नेवर कैरियर। ठीक है, उसमें एक सेकंड ठहरो, गलत हो गया। एक्स लिंक रिसेसिव की एग्जांपल क्या है? G6PD है ना? जी जी। वो किसका था कि फीमेल आर नेवर कैरियर? चलो, फीमेल पेरेंट इज कैरियर एंड मेल पेरेंट इज अनअफेक्टेड। 1 in 2 child will be affected. Male children who get the affected X chromosome phenotypically manifest that disorder. Female children are
कैरियर्स। अच्छा चलो फिर ये होगा, शायद मैं ऑपोजिट याद रख के बैठी हूँ। तो मेल जोन सा है वो इफेक्टेड होगा, ठीक है, और जो फीमेल है वो कैरियर है इसमें, ड्यू टू एंजाइम डेफिशिएंट दैट आर एक्सेप्शंस फ्रॉम ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न। अच्छा, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इनहेरिटेंस इज मल्टीफैक्टोरियल। ये एमसीक्यू आता है एक, ये एमसीक्यू आता है। टाइप ऑफ जेनेटिक डिजीज मोस्ट फ्रीक्वेंट इज मल्टीफैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा जी, डॉक्टर यूसुफ कह रहे हैं इनकम्प्लीट ऑटोसोमल में है, डोमिनेंट में ही है, पेनिट्रेंस मल्टीफैक्टोरियल का फिर देखते हैं। 40 to 60% जेनेटिक डिफेक्ट्स आर मल्टीफैक्टोरियल। मल्टीफैक्टोरियल में आपका एम्फेलोसील भी आता है, वो एमसीक्यू देता है और कहते हैं इसकी क्या वो होगी, पेनिट्रेंस कैसी होगी, तो वो फिर मल्टीफैक्टोरियल कहते हैं, एम्फेलोसील। एक और आता है कोई, वो मुझे एमसीक्यू याद नहीं है, दो बेसिकली इसके साथ एमसीक्यू आते हैं। मोस्ट कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर इज, तो ये याद रखना है, इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। रिगार्डिंग ऑटोसोमल डोमिनेंट 50% इफेक्टेड, ठीक है, और इसी के ओनली वन पेरेंट इफेक्टेड चाइल्ड इज सफरर, ठीक है। किस तरह डिफरेंस करते हैं, हेट्रोजाइगस इज अफेक्टेड, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में हेट्रोजाइगस। देखो होमोजाइगस क्या है, लेट्स सपोज ये ए, ये है ए, ये है ए, ये है ए। मुझे बताओ इसमें होमोजाइगस कौन से हैं, हेट्रोजाइगस कौन से? ऊपर वाले दोनों होमोजाइगस हैं, मैडम नीचे वाले दोनों होमोजाइगस जो डबल ए हैं और फिर इधर कैपिटल और स्मॉल दोनों ए है ना, जो एक साथ वाले हैं, कैपिटल वाले एक साथ, स्मॉल वाले, ये होमोजाइगस हैं। हेट्रोजाइगस ये हैं जिनमें डिफरेंट है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो होमो और हेट्रो का पता लग जाएगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑटोसोमल रिसेसिव, क्योंकि हेट्रोजाइगस इज अफेक्टेड आपके उसमें, इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट में। 50% शो डिजीज, 50 नॉर्मल, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। द इंडिविजुअल विद ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज हु डोंट एक्सप्रेस इज इट फिनोटाइपिकली इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस है, मतलब जो फिनोटाइपिकली शो नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का मतलब ये है। द ऑफस्प्रिंग ऑफ अफेक्टेड पर्सन हैव 50% चांस ऑफ डेवलपिंग डिजीज एंड देयर इज नो कैरियर, तो इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। The offspring of affected parents have 50% chance of developing disease and there is no carrier, ठीक है। डिजीज और नॉन डिजीज होता है, कैरियर नहीं होता, जबकि 50% कैरियर जो आपकी हैं वो किस में, आपकी बताओ मुझे किस में है? ऑटोसोमल डोमिनेंट नो, 50% कैरियर और 50% नॉर्मल। ऑटोसोमल रिसेसिव में 50% कैरियर होती है। डॉक्टर काजी, हाँ जी सॉरी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक सेकंड में बताती हूँ। डिजीज एंड नॉन डिजीज ने आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट में, इधर कैरियर है ही नहीं। ऑटोसोमल रिसेसिव में मैंने अभी डीएनसी बताया है कि डिजीज है, नॉन डिजीज और सी से कैरियर। 25%, 25%, 50%, क्या हो गया डॉक्टर काजी? यहाँ डॉक्टर काजी थे मेरा ख्याल है ये तो। चलो, विच ब्लड डिजीज, अच्छा ये हो गया, आगे चलो। विच ब्लड डिजीज अ मदर कैन पास, ठीक है, हीमो कैन पास ऑन ओनली टू सन इफ शी इज कैरियर, ठीक है। तो वो खुद कैरियर है, तो कौन सी डिजीज करेगी? एक्स लिंक कौन सी है ये, हीमोफीलिया। अच्छा बताओ, रिसेसिव है। हेमोफीलिया ए, रिसेसिव, उसमें कौन सी वाली? हेमोफीलिया ए मैम। ए और बी जो होते हैं एक्स लिंक है ना। ए एंड बी, डॉक्टर तला सिर्फ ए बता रहे हैं, ए बी, ठीक है। तो एक्स लिंक रिसेसिव, ए और बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अ प्रेग्नेंट फीमेल कैरियर ऑफ हीमोफीलिया कंसिडरिंग इट एज एक्स लिंक रिसेसिव, विच इन्फॉर्मेशन विल बी द मोस्ट बेनिफिट ऑन कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये वही है साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटीज जो हमने डाउन में भी किया था। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर लाइक फेनकनी सिंड्रोम, फेनकनी एनीमिया, एटेक्सिया, टेलेंजेक्टेसिया मोस्ट कॉमन कहाँ पे है? lip are labeled as chromosome breakage syndrome. This means defective DNA repair. हाँ जी भाई, ये किसकी फेनकोनी एनीमिया का किसी को कॉन्सेप्ट है? नहीं है तो मुझे नहीं है, ठीक है। अगर इसको समझना है तो बाद में समझ लेंगे, अगर किसी को है तो इधर समझा दे, तब तक आगे चलते हैं। ये इसको रटो,
मैंने आज तक देखा नहीं है वैसे ये एमसीक्यूज। डिफेक्टिव डीएनए रिपेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू द चिल्ड्रन? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता ही सिर्फ ये है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशंस ओनली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डोमिनेंट? एकॉन्ड्रोप्लेजिया। अच्छा भाई ये नीचे अब आप लोग सारा पढ़ लो, ये सारे डिजीजेस के नाम है, ये आप लोगों ने खुद पढ़ लेने हैं, ठीक है। अच्छा जी, 12 ईयर ओल्ड बॉय है विद ओबेसिटी है, ठीक है, मोटा है लड़का। हाइपर फेगिया, ठीक है। हाइपरफेगिया क्या होती है? खाना ज्यादा खाना या कम खाना? ज्यादा खाना। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि जो आपका है लैटरल एक होता है और एक मीडियल होता है न्यूक्लियस, तो कौन सा न्यूक्लियस का अगर डैमेज होगा तो आपको वो मोटा कर देगा? जी मीडियल मीडियल का अगर है, मैडम जी जी लेटरल अगर डैमेज हो जाएगा तो मैडम मिस हो जाएगा। मैम लेटरल मेक्स यू लीन, लेकिन अगर वो डैमेज हो जाएगा तो फिर वो ये हाइपरफेगिया हो जाएगा। अच्छा ठीक है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग था या ट्रॉमा के अकॉर्डिंग था? पहले तो ये याद रखो, एल से है कि लीन, एम से है कि मोटा, ठीक है। अभी डॉक्टर तलहा ने जो कहा है कि लेटरल लीन बनाता है, लेकिन अगर इसको डिफेक्ट हो जाएगा तो मोटा कर देगा। डॉक्टर तलहा यही कहा है आपने? यस मैम। जी मैडम यही है। ठीक है चले, इस एक कॉन्सेप्ट को याद रख लो, एल से लीन बनाता है, ना कि ये कि उसकी डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन ऑपोजिट करेगा। ये एकदम मुझे याद आया, ठीक है। अच्छा चलो, और मैम लेप्टिन भी लीन करता है। हाँ जी, लेप्टिन लीन और दूसरा कौन सा था? ग्रेलिन। गर्लिन ग्रेलिन। गर्लिन ओके, लेप्टिन, थैंक यू। अच्छा चलो, इसे कहते हैं प्रेडर विलाई सिंड्रोम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? डॉक्टर हाइपरफेगिया निम्र, ये लीजन नहीं है? लेटरल मेक यू लीन एंड मीडियम मेक यू मैसिव, ये लीजन नहीं होगा और इसका ऑपोजिट नॉर्मल होगा? डॉक्टर तलहा, डॉक्टर काजी वैसे ये कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये लेयन जो है ना वो आपको लीन मोटा करता है। एक सेकेंड मैडम ये जो है ना लीन लेटरल वो जो है ना वो मैडम आपको लीन करता है ना, अच्छा बच्चों लेकिन अगर एक इसमें सेकेंड, डैमेज आ जाए तो फिर तो बंदा वो हो जाता है, बहुत ज्यादा खाना खाता है। तो ये मैडम डैमेज में अपोजिट है मैडम। मीडियल जो होता है ना उस टाइटी सेंटर होता है, और जो लैटरल होता है वो हमें मतलब उससे हम खाना खाते हैं। तो अगर इनका लीजन होगा तो ऑपोजिट हो जाएगा, मुझे तो ऐसे लग रहा है। ये कौन है डॉक्टर? मैम लेटरल जो है ना वो आपका हंगर सेंटर है, तो अगर पे लीजन होता है फिर आपको वो आपके ग्लूको रिसेप्टर्स जो हैं वो आपकी बीएसआर को नहीं डिटेक्ट करते और आपको लीन बनाते हैं, आपको भूख नहीं लगती है और आप खाना नहीं खाते। मीडियल जो है वो आपका स्टाइटी सेंटर है, वो आपको ये बताता है कि अब मैंने स्टमक मेरा फुल हो गया है, मैंने खाना नहीं खाना। मीडियल का अगर डैमेज होगा ना तो आपका स्टाइटी सेंटर जो है वो डैमेज हो जाएगा और फिर आपका वो स्टाइटी की फीलिंग जो है वो आपको नहीं आएगी और आप खाना खाते रहेंगे और आप मोटे हो जाएंगे। मीडियल का डिफेक्ट आपको मोटा करेगा, आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब? सारा कॉन्सेप्ट। जी मैम, जी मैम। यस मैम, डिफेक्ट से जो होता है वो जो हम मेक यू मैसिव एंड लीन, ये डिफेक्ट की वजह से डॉक्टर जो भी तलहा और है। डॉक्टर काजी, मुझे लगता है डॉक्टर साहिबान जो उनसे फीमेल है ना, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब आप लोग कह भी रहे थे ना तो मुझे लग, हाँ जी, यस मैडम ये ठीक कह रही है मैडम। ये तो डैमेज आप दोनों ने क्यों गलत कहा? पहले तो कान पकड़ो ना आप दोनों, ठीक है। तो ये जो है ना, अभी इन्होंने कहा कि अभी हम जो आप बात कर रहे थे, आपने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि जो आपको लैटरल है वो लीन कर रहा है, अगर डिफेक्ट होगा तो मोटा करेगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर लैटरल का ही वो हो गया ना, क्या कहती हैं, लैटरल बेसिकली मोटा कर रहा है, मीडियल पतला कर रहा है, ठीक है। और अगर इसका डिफेक्ट हो गया तो ये मोटा करेगा, ठीक है। मैडम अभी मुझे उसका निमोनिक याद आ गया ना, हाँ लेटरल जी का बताइए। जो है ना उसका ये निमोनिक है कि काना लाओ, तो लेटरल से लाओ मतलब ये है कि अगर डैमेज हो गया तो फिर बंदा वो हो जाता है, लीन हो जाता है। हाँ अभी आपको याद आया, अभी सबका गलत हो जाता, ठीक है। फमा खवातीन शुक्र है बोलने लग गई हैं, नहीं तो स्टार्ट में तो ये बोलती भी नहीं थी। अच्छा देखो बच्चों, ऐसे है कि कभी कभी आपको निमोनिक याद रह जाते हैं, मगर निमोनिक किस वजह से था, क्या था, वो एक पॉइंट से आपका, इसलिए कहते हैं कि एक तो डिस्कशन रखो, दूसरी चीज है कि इसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, तीसरी चीज है कि अगर गलत भी हो जाए कोई ऐसा इशू नहीं है, अभी नहीं तो बाद में आप उसको डिस्कस करके ग्रुप में एक कॉमन डिस्कशन कर लिया करो, ठीक है। मेरा क्योंकि आपके साथ वैसे भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सेकंड चीज़ ये कि मैंने अभी ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे करने थे, मेरे पास टाइम कम है। दूसरी चीज़, आप लोगों के भी पास टाइम कम है, तो इतना सारा मटेरियल इकट्ठा नहीं हो सकता। तीसरी चीज़, जब मैंने ये इकट्ठा किया था वो मेरा डाटा डिलीट हो गया,
तो चलो इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे। ओके, अब ये पतले और मोटे वाला कॉन्सेप्ट इसलिए किया कि हमें एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी इधर से वो हो जाए, क्लियर हो जाए। अच्छा, प्रेडर-विलाय सिंड्रोम, हाइपरफेगिया और हाइपोगोनाडिज्म हो गया, ठीक है। एंजलमैन सिंड्रोम में इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर है। देखो ऐसे ही ना, मतलब पागलों की तरह एक अजीब सी हंसी होती है एंजलमैन, ठीक है। एक एंजलमैन है, एक इसका ऑपोजिट है। डबल ए के जो आपके पहले पेजेस है ना, उसके ऊपर है वो, पता नहीं क्या सिंड्रोम है, उसका नाम आता है किसी को? क्लूअरबर्ग सिंड्रोम, पता नहीं भाई, होगा। अमूल को पता। मैंने क्यूबेट्री सिंड्रोम में तो ज़्यादा मैंने सुना। अच्छा चलो, वो ना डबल ए में देख लेना उसको, ठीक है। और अगर हो जाए तो फिर कॉमन ग्रुप में शेयर कर देना। टर्नर सिंड्रोम में देखो, हाइपोगोनाडोट्रोफिन, हाइपोगोनाडिज्म, ये क्या होता है बेसिकली? कलमैन सिंड्रोम। ओ नहीं नहीं नहीं, हाइपरगोनाडोट्रोफिन, हाइपोगोनाडिज्म। एक है हाइपोगोनाडोट्रोफिन, हाइपोगोनाडिज्म। कलमन सिंड्रोम में आपके पास जो जीएनआरएच है ना, ऊपर से रिलीज हो रहा, वो भी कम, नीचे ये भी कम, ठीक है। हाइपरगोनाडिज्म इधर ऊपर ठीक है, लेकिन नीचे कोई डिफेक्ट है, ओवरीज नहीं ना बनी हुई, स्ट्रीक ओवरीज और ये वो, तो यहाँ पे डिफेक्ट है, ठीक है। ये चीज होता है हाइपरगोनाडिज्म, हाइपरगोनाडोट्रोफिन हाइपोगोनाडिज्म में, और हाइपोगोनाडोट्रोफिन हाइपोगोनाडिज्म में। ये है आपके पास एंजलमैन, एक अजीब सी स्माइल के साथ, ठीक है। देखो मक्कार सी स्माइल वैसे ही लग रही है। आगे देखो, प्रेडर-विलाय सिंड्रोम, ठीक है। ये क्या है? इसमें शॉर्ट स्ट्रेचर देख रहे हो? अच्छा, लिम्स की डेवलपमेंट कहाँ से होती है? कौन सी मेसोटर्म से? लैटरल पेट, ठीक है। प्रेडर-विलाय भी देख लिया आप लोगों ने, जिसमें हाइपरफेगिया, हाइपोगोनाडिज्म। अब ये देखो, ये हमारे पास ना न्यूरो एंडोक्राइन रिलीज हो रहा होता है किसका? प्री ऑप्टिक और सुप्रावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का, ठीक है। एक और हमारे पास न्यूरॉन, ये आर्कुएट न्यूक्लियस, ठीक है। ये आर्कुएट न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर से देखो, डोपामिनर्जिक, ये एंडोर्फिन जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो, ठीक है, आर्कुएट न्यूक्लियस से रिलीज हो रहे हैं। ये आर्कुएट न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्यों मैं दिखा रही हूँ, अभी बताती हूँ। ये देखो, ये जो आपका है ना कॉलमैन सिंड्रोम, जीएनआरएच रिलीज डिफेक्ट है, ऑल्फैक्टरी जोन से न्यूरॉन्स है उसका, तो हाइपोऑस्मिया, एनोस्मिया, ठीक है। दूसरी चीज, जीएनआरएच कम है, हाइपोगोनाडोट्रोफिन, हाइपोगोनाडिज्म, ये भी कम है, एफएलएच, एफएसएच, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन लो हो गया, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन लो हो गया, ठीक है। अभी बहुत सारे हैं, इसको छोड़ो, इधर आ जाओ। कैलमन सिंड्रोम इज रिकॉग्नाइज्ड कॉज ऑफ डिले प्यूबर्टी, हाइपोगोनाडिज्म, इधर कौन सा था आपका? हाइपरफेगिया एंड हाइपोगोनाडिज्म। दूसरी चीज आ गई सेकेंडरी टू हाइपोगोनाडोट्रोफिन, क्योंकि जीएनआरएच भी कम है, और हाइपोगोनाडिज्म। फेलियर ऑफ जीएनआरएच सिक्रेटिंग न्यूरॉन्स टू माइग्रेट टू हाइपोथैलेमस, तो आर्कुएट न्यूक्लियस का ये है डिफेक्ट, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है। इसके बाद आगे के क्लू गिवन, जो भी है छोड़ो। लैक ऑफ स्मेल बस मेन चीज है इसकी, बाकी आर्कुएट न्यूक्लियस नहीं भूलना ये वाला, ठीक है। जीएनआरएच रिलीज फ्रॉम आर्कुएट न्यूक्लियस। प्रेडर-विलाय सिंड्रोम, डिक्रीज जीएनआरएच, ग्रोथ हार्मोन भी कम होता है इसमें, एसोसिएटेड विद हाइपोऑस्मिया, ठीक है। कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोटल पैरेंटल न्यूक्लियस, हाँ जी बच्चों, ये मैंने कराया हुआ है, बताओ जल्दी जल्दी। टीपीएन एंड हैज पर्परा, पर्परा है तो विटामिन के। अब एक देता है वो कि एक पेशेंट है, उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, सारी चीजें हैं, ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन है, तो विच डेफिशिएंट विटामिन कौन सा होगा? विटामिन B12, विटामिन B12 ए, विटामिन ई, विटामिन सी। B12 होगा। ओके, एक पेशेंट है, उसका टिंगलिंग सेंसेशन है और साथ में उसको एनीमिया है, अब बताओ कौन सा होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा ना? नहीं, ऑप्शन सेम है। B12, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी। 12 भी होगा मैम। पहले वाले में 12 नहीं था, ठीक है। पहले वाले में मैं आई जस्ट आस्क अबाउट जो टिंगलिंग सेंसेशंस हैं, ठीक है, तो उसमें मैंने एनीमिया मेंशन नहीं किया था, दैट वाज विटामिन ई, ठीक है। अच्छा जी, टीपीएन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस, इज ग्रेटर देन लिवर डिजीज, इज ग्रेटर देन ओनली डायबिटीज मेलिटस। कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीपीएन इज हाइपरग्लाइसीमिया। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी इंक्लूड फैट, प्रोटीन, कार्ब। मुझे जल्दी से बताओ इसका कंपोनेंट कितना कितना परसेंटेज होगा, फैट्स कितने हैं?
फैट्स 9 है और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स 4 हैं। नो नो आई एम नॉट किलो कैलोरीज नहीं, फिर परसेंटेज। फैट एक्सक्यूज मी 30% मैम, जी जी मैडम जो आपने अभी बताया है कि विटामिन 12 नहीं था उसमें, B12 के अलावा कोई और ऑप्शन क्या लॉजिक देता है टिंगली अच्छा सेंसेशन देखो, में? जो विटामिन ई है ना, ठीक है, उसमें ऐसे है कि आपको सेम फीचर्स हैं जो टिंगलिंग सेंसेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के है ना, सेम। अच्छा, जो 12 है ना, 12 में साथ में एनीमिया भी है, जो कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, ठीक है, एचबी डेफिशिएंसी। तो एचबी मैंने मेंशन नहीं किया था, पहली चीज होगी, ठीक है। इसके साथ ना वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी देगा। अच्छा, तीसरी चीज मैंने विटामिन के बोला। विटामिन के में आपको परपराज और ये सारा, या एंटीबायोटिक का एक्सेसिव यूज, ठीक है, या स्टम्प ब्लीड ऐसे करके आएगा। सी का मैंने कहा, सी जोन सा है ना, उधर भी आपकी ब्लीडिंग वगैरह के साथ होगा, ठीक है। उसमें वो कोलेजन का डिफेक्ट, या फिर आपको कहेगा कि फ्रूट्स की डेफिशिएंसी, इस तरह होगा, ठीक है। आपने बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नहीं अटेंड किया? जी मैडम, मैंने तो लेक्चर अटेंड नहीं किया, लेकिन जितने भी मैंने MCQs देखे हैं, बाकी आपकी सारी बातें ठीक है। ये 12 में मुझे बहुत डाउट है कि अभी ई भी का है? कोई एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन जी मैडम नहीं अब भी है मुझे। नहीं, देखो जब एनीमिया मेंशन करेगा ना ये सारे वो तो फीचर्स के ठीक साथ। है, हाँ, लेकिन जब टिंगलिंग सेंसेशन दे देगा फिर तो कोई ऐसा मैकेनिज्म तो मैंने नहीं देखा विटामिन ई का। चलो, सीपीएसपी बहुत से मैकेनिज्म हमें नहीं बताता, ठीक है, तो बस अब आप इस तरह कर लो, ठीक है। ये है एमसीक्यू, न्यू कीज में है, ठीक है। ठीक है, लॉजिकल भी होना चाहिए। लॉजिक आपसे ढूंढो, किसी को मिले, शेयर करो। मुझे तो मिल ही जाएगी, मैंने तो करना ही है शेयर। अगर फिर भी क्वेरी रही तो हम डिस्कस मतलब आप करेंगे। कह रही हैं कि लाइक जब एनीमिया होगा साथ टिंगलिंग होगा तब विटामिन B12 होगा, वरना वो अगर सिर्फ टिंगलिंग देगा तो विटामिन ई होगा। मैंने कहा साथ में ना विटामिन ई की कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर देगा साथ में, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं याद, बट उसमें एनीमिया सिर्फ मेंशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक एनीमिया ना होने की वजह से लग रहा होता है जैसे सिर्फ B12 है, तो एनीमिया नहीं मैडम दिया होता। ये स्टेटमेंट मैंने भी देखा है, जिस तरह आप कह रही है ना, तो जी उसमें जी बिल्कुल विटामिन ई का रिलेशन उन्होंने दिया था और आंसर भी विटामिन ई का था। लेकिन ये मैंने सिर्फ एक जगह पे पढ़ा है मैडम, और कई जगह पर नहीं पढ़ा मैंने इसको। देखो और लेकिन ये है डॉक्टर इस तरह काजी, बिल्कुल, इसमें हाँ एनीमिया डॉक्टर नहीं काजी हो। ऐसे जो, हाँ हाँ, जो रूटीन के हम देखते हैं ना क्वेश्चंस, तो वो तो हमें नहीं याद रहते, बट जो थोड़ा एक्सेप्शन है ना, या देखो मैं पेपर देकर आई, मुझे वो नहीं याद था जो पेपर में आया, मुझे वो याद था जो पेपर में नहीं आया था, ठीक, जो मुझे नहीं आता था। तो यही चीज है कि जो थोड़ा डिफरेंट है ना, ये टाइम हुआ कि आप उसको रिकॉल कर सको, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो चीज आ जाए। अभी एक क्वेश्चन मैं दिखाऊंगी रात में, तो वो हम करेंगे, वो एक दो दफा है लेकिन आया है, ठीक है, इस दफा आया ही नहीं। चलो अभी टॉपिक चेंज करते हैं। विटामिन ई का किसी के सामने है तो वो शेयर कर दो कि जिधर भी है। अच्छा, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, बॉडी फैट्स, प्रोटीन, कार्ब, अब बताया ही नहीं आप लोगों ने, जल्दी बताओ कितना कितना है। मैम फैट्स का मैडम 15 to 30% है, 10 to 25%। अच्छा, प्रोटीन, प्रोटीन 10 to 15। प्रोटीन 15 to 20। फैट कितने? बच्चों 25 to 35। ऑलमोस्ट 25-35, ठीक है। चलो, आईएन आईसीयू पेशेंट विद सीवीपी लाइन सबक्लेवियन वेन, ठीक है, 10 डेज पारेंटरल न्यूट्रिशन, ठीक है, डेवलप फीवर, ब्लड सीपी में ग्राम पॉजिटिव कोकाएं हैं, ड्रग ऑफ चॉइस वैंकोमाइसिन। क्यों, ये किसकी बात कर रहा है? मरसा की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, वैंकोमाइसिन, लिंजोलेड, कोट्रिमाजोल, फुसिडिक, ठीक है, जोन सी आएगी। ऑलरेडी हु हैज, अगर इस सीक्वेंस में आपने ड्रग चूज करना है, हेड क्लोस्टमी स्टार्टेड टू टीपीएन, ठीक है, तो हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। वो कहते हैं कि एडवाइस इनटेक ऑफ विटामिन, तो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह लोगे, ठीक है। अच्छा जी, हाइपोनेट्रीमिया 40% बर्न, जी जी बच्चे। मैडम वो सीक्वेंस जरा बताओ फिर दोबारा वेंकोमेसिन वाला। वैंकोमाइसिन इज ग्रेटर देन लिंजोलेड, इज ग्रेटर देन कोट्रिमाजोल और फुसिडिक एसिड, ठीक है। इट इज फॉर मरसा। हैं, ये मरसा के लिए है ये हाँ सीक्वेंस। जी, हाँ जी, हाँ जी, वैन कोट, हाँ जी, इसके लिए वैन VLCF, ठीक है।
अच्छा जी चलो। अच्छा बच्चों एक काम करते हैं, चार्जिंग लो है। अब यहाँ से जोन से ना आप लोगों ने रात को पढ़कर आना है, तो मैं जस्ट आपसे एमसीक्यू पूछूंगी ये वाले 5 मिनट पहले, ठीक है? ये कौन से हैं एंजाइम्स, ये रटो, और ये मैं सेल खुद कराऊंगी इधर से, ठीक है? नहीं ये वाला भी नहीं, यहाँ से मैं कराऊंगी ये वाली, ठीक है? बाकी आप लोगों ने पढ़ कर आना है, अभी इतना टाइम नहीं है तो आप लोग ही करो, तो अगली क्लास लो। और रात में फिर हम साथ में वो करेंगे अपना, छोटी क्लास होगी, लंबी क्लास नहीं होगी क्योंकि मैं सर्जरी को पढ़ाना है। 8 बजे एग्जैक्ट क्लास होगी, 9 बजे खत्म हो जाएगी, तो उसमें पहले हम सेल कर लेंगे और इम्यूनोलॉजी कर लेंगे। माइक्रोबायोलॉजी रह जाएगी, वो फिर कल करेंगे, ठीक है? और कल जो भी टॉपिक करना है वो करके फिर परसों से हम सीएनएस की तरफ आएंगे। बाकी मैं सर्जरी वालों से डिस्कस कर लूँगी कौन सा टॉपिक करना है। रफ़ी के जो बाकी हो गए हैं वो मैंने ग्रुप में भेज दिए। और जो आप लोगों को अगर कोई मुश्किल लगता है, टेबल्स लगते हैं, दैट वुड बी बेटर कि आप मुझसे सिर्फ टेबल्स करवा लो, पूरा रफ़ी नहीं करेंगे। अब कल के बाद जोन-सा होगा उसके बाद जो 16 से ना, 16 से तो 19 तक मैं सिर्फ आप लोगों को जो न्यूरोलॉजी, क्योंकि न्यूरोलॉजी मेडिसिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने सर्जरी और रेडियो और गायनी वालों के लिए तो बड़ा अच्छा वो एनाटमी सारा हो गया है। और कुछ पेपर ए के लिए ये जो जनरल टॉपिक्स हैं ये, अगर किसी को कुछ और मुश्किल लगता है तो वो जनरल टॉपिक्स में से जो टेबल्स नहीं आते वो बता देना, कॉमन ग्रुप में बताना है, पर्सनल करना है, आप लोग मुझे बता दो। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे अपना जो है एक एसके सीरीज, कोई मुझे एसके 18 कह रहा था, उसका मैंने ये सोचा कि आप लोग बता दो इस तरह करने इंटरेक्टिव सेशन, या जस्ट मैं रिकॉर्डिंग्स डाल दूं, जिस तरह बेहतर लगा वो उस तरह